स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब आप जुड़ चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार से। जी हां, एक ऐसा शो जहां पर हम आपको निवेश के मोर्चे पर अपग्रेड करते हैं, आपको शेयर बाजार से जोड़ने की हमारी एक विशेष मुहिम। लेकिन यहां सवाल भेजने का तरीका थोड़ा अलग है। क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश करेंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप व्हाट्सएप से हमसे जुड़ जाएंगे और फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। याद रखिए, जब भी सवाल पूछिए अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले स्पष्ट लिखिए। उसके बाद किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, और सबसे जरूरी कि आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का। और हमारे साथ दो दिग्गज खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल और जियोजीत फाइनेंशियल से गौरांग शाह सर जुड़े हुए हैं। और एक बार जरा यूट्यूब पर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं और इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन IRFC पे राय जानना चाहते हैं। और इनका सवाल है कि IRFC जो है वो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो लेवल्स इन्होंने जिक्र किए हैं कि क्या 155 का स्तर आने वाले दिनों में दिखा सकता है? तो गौरांग सर बताइए, IRFC आपको कैसा लग रहा है? और इन्होंने स्पेशली पूछा है कि 155 का स्तर आने में कितना समय लगेगा? प्रशांत भाई, देखिए, पहले तो सरकारी कंपनी है, भारतीय रेल से जुड़ी हुई। और कुछ सालों पहले जब आईपीओ आया था, तब आईपीओ नोट द्वारा हमने आईपीओ में लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। फिलहाल तो बुनियादी दर के आधार पर राय नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक चीज इस क्षेत्र के ऊपर बताना बिल्कुल चाहूंगा ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, कि अगर आपने रक्षा क्षेत्र, रेलवे क्षेत्र, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग या फिर ऊर्जा क्षेत्र यानी कि पावर सेक्टर, अगर आपने इन 4 क्षेत्र में से किसी भी कंपनी में निवेश किया है, तो आपका निवेश का नजरिया कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। इसका कारण यह है कि ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन के लिए लंबा समय लगता है और फिर वो बदलाव होता है आय में और शुद्ध मुनाफे में। जहां तक IRFC का सवाल है, तो एक सक्षम और मजबूत कंपनी है ये। सरकारी कंपनी, भारतीय रेल से जुड़ी। जिस प्रकार के बड़े बड़े परिवर्तन भारतीय रेल में हो रहे हैं, हमारा ये मानना है और हमारी ये सोच और समझ है कि आने वाले कई सालों तक जो भी कंपनियां सक्षम और मजबूत हैं रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई, उनका कामकाज बेहतर होगा और तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही और साल दर साल नतीजों में आपको बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, तेज गति वाली ट्रेन, चाहे वो वंदे भारत हो या फिर आने वाले समय में बुलेट ट्रेन, जो कि मुंबई, अहमदाबाद, मुंबई पर चलेगी पहले तो, और उसके साथ साथ आधुनिकीकरण पटरियों का और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ये पूरा समीकरण अगर सामने रखता हूं, तो IRFC जैसी कंपनियों का भविष्य काफी उज्जवल लगता है। बिल्कुल, तो IRFC का भविष्य काफ़ी उज्जवल यहाँ पे नजर आता है, तो अच्छी पॉजिटिविटी नज़र आ सकती है। यही राय आती हुई गौरंग जी की तरफ से। तो चलिए इसी के साथ यूट्यूब से कुछ सवाल ले लेते हैं, वहाँ से भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं। ध्वनि जी, आपके पास आना चाहूँगा। आज मुथूट फिनांस और मनप्पुरम फिनांस काफ़ी फोकस में है, क्योंकि आज सुबह ही खबर आ रही थी सोर्सेज के हिसाब से कि जो RBI है गोल्ड लेंडर्स के ऊपर थोड़ी सख्ती ला सकती है। गोल्ड लोन जो प्रोसेस होता है, ये पूरे एक ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन आ सकता है, जिसके चलते थोड़ा सा खबर था कि शायद स्टॉक्स में हमें प्रेशर दिखेगा। लेकिन अगर हम स्पेशली मनप्पुरम फिनांस देखें तो 2% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बताइए स्टॉक में क्या किया जाए? अंश, डेफिनेटली यहाँ पे मनापुरम के अंदर आज के सत्र में जो तेजी देखने को मिल रही है, ये ऑन द हायर साइड लेवल सजेस्ट कर रही है कि ऊपरी स्तरों पे वापस से काउंटर जो है वो 220 का लेवल वो वापस से रिविजिट कर सकता है ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो एक बेस यहाँ पे बनाया काउंटर के अंदर, और वहां से हमने एक अपवर्ड चैनल इसके अंदर देखी है, जहां पे नीचे की तरफ में 144 के लेवल्स के बाद कॉन्स्टेंटली एक अपवर्ड स्विंग के अंदर काउंटर यहाँ पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है डेली स्ट्रक्चर पे ये कि जो यहाँ पे अपवर्ड चैनल बन रही है, बट जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है RSI, उसके साथ हमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में अगर ये डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, तो कॉशियस अप्रोच जो है वो काउंटर के अंदर देखने को मिलता है। तो टेक्निकल लेवल्स डेफिनेटली सजेस्ट कर रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पे आपको 220 का लेवल इसके अंदर रिविजिट करता हुआ देखने को मिलेगा। बट सस्टेनेबिलिटी जो है वो ऑन द हायर साइड यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चनेबल बन जाती है। तो कोई भी एक बाउंस इसके अंदर मिलता है आपको और यहाँ पे ऊपरी स्तरों पे 220 का लेवल काउंटर रिविजिट करता है, तो वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी।
राइट। चलिए, मनप्पुरम फाइनेंस में ध्वनि की तरफ से ये राय, लेकिन सुनील हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नमस्कार सुनील, कहाँ से बोल रहे हो आप? जी हरियाणा से बोल रहे हैं जी हम। बताइए, वेदांता में खरीदारी कर रखी है? जी मैम, 2 शेयर है मेरे पास। एक वेदांता का जी 315 शेयर है, 417 भाव पे, और मैम 15 स्फूर्ति है जी 425 शेयर 297 के भाव से मैम, दोनों पे। ओके, चलिए गौरांग मैं आपके पास आऊंगी। अच्छा, दोनों में आपका नजरिया क्या होगा सुनील? ये 2 से 3 साल का मैम। 2 से 3 साल का ना। और राइट गौरांग, देखिए मेटल इंडेक्स की अगर हम बात करें, इस हफ्ते पूरा 9% के आसपास, लेकिन वेदांता की परफॉर्मेंस शानदार। इस पूरे हफ्ते हमने लगभग 15% का एक रनअप देखा हुआ है। 417 की इनकी बाइंग है, नज़रिया भी इनका लंबा है। पिछले 6 महीने में हमने देखा है कि ये एक बेहतरीन हफ्ता जो पूरे एक मेटल पैक के लिए भी रहा है। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए वेदांता की चाल लंबी अवधि के लिहाज से सुनील के लिए कितनी फेवरेबल रह सकती है और कितना मुनाफा कमा सकते हैं? तो कविता देखिए, पहले तो सुनील जी का नजरिया लंबी अवधि का है, तो हमारी राय है, और एज अ डिस्क्लोजर वेदांता पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय रही है। जो समय सीमा की आप बात कर रहे हैं, उस समय सीमा में मेरे ख्याल से इस वर्ष या फिर अगले वर्ष में इस कंपनी ने पिछले साल कुछ बयान दिए थे कि जो कारोबार है उनको अलग किया जाएगा, विभाजन होगा और अलग रूप में लिस्ट की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उस परिस्थिति में वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, और खास करके धातु क्षेत्र में कविता। और हालांकि वेदांता एक मल्टी डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनी है, क्योंकि अलग अलग कारोबार इनके पास, धातु है, कच्चा तेल है वगैरह जो भी है। तो और एक ही दिक्कत है कविता कि जो खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आती हैं उसको लेकर के धातु क्षेत्र में अच्छी खबर पर बहुत ही सकारात्मक ऊपर की तरफ के दायरे, जैसे हमने कल सुना चाइना स्टिमुलस को लेकर के। उसके पहले नकारात्मक खबर के रूप में एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर अमेरिका टैरिफ लगाने की बात कर रही है। तो और स्थानीय मार्केट में हमारा अनुमान है कि खपत जो है धातु की वो बढ़ेगी। नजरिया लंबी अवधि का है, शेयर के कारोबार को लेकर के विभाजन होने वाला है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। ठीक है, तो लंबी अवधि के नजरिए के हिसाब से इसमें बने रहने की आपको सलाह गौरांग जी की तरफ से आती हुई। हमारे साथ इस वक्त दीनानाथ जी जुड़ चुके हैं। दीनानाथ जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर नमस्कार। जी दीनानाथ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? सर मैं ऑयल इंडिया लिया था 160, मतलब 104 शेयर 560 रुपए के हिसाब से, और GSPL लिया था 147 रुपए में 54 शेयर। GSPL आपने 447 ना? जी सर, जी सर। ठीक है, ठीक है। हमें बताएंगे शॉर्ट टर्म का नजरिया या लॉन्ग टर्म का? कम से कम सर 2 साल के लिए तो भूल के रखा था, मगर मार्केट देखकर ऐसे लगता है कम निकल जाए। ठीक है, ध्वनि मैं आपके पास आना चाहता हूं। दीनानाथ जी के दोनों सवालों का जवाब दीजिए। हाँ, हाल फिलहाल जिस तरह से मार्केट ने मोमेंटम दिखाया उससे अच्छे अच्छे निवेशक जो हैं वो चिंतित हैं। हालांकि अभी भी कह रहे हैं कि 2 साल रुक सकता हूं। GSPL 447 की इनकी बाइंग है, काफ़ी ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है, और जो ऑयल इंडिया है वो इन्होंने 560 रुपए पे खरीदारी करके रखा हुआ है। तो इन दोनों स्टॉक पर 2 साल के नजरिए से क्या राय बन रही है आपकी? जी बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ पे GSPL की बात करते हैं प्रशांत जी, तो यहाँ पे काउंटर डेफिनेटली एक पॉजिटिव नजरिया इसके अंदर बन रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप काउंटर को देखें तो इसका जो यहाँ पे 2014 से अगर हम देख रहे हैं तो काउंटर के अंदर हमें एक अपवर्ड मोमेंटम ही इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो काउंटर ने काफी बार अपनी 200 DMA को वापस से नीचे की स्तरों पे रिटेस्ट करा और वहां से हमें एक बाउंस देखने को मिल रहा है। फिलहाल में भी यहाँ पे GSPL के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि काउंटर अपनी 200 वीकली एवरेज को नीचे के स्तरों पे टेस्ट कर रहे हैं और वहां से हमें ये बाउंस आज के सेशन में देखने को मिला है। सस्टेनेबिलिटी इसके ऊपर जो यहाँ पर बनती है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर 310 315 का लेवल हम ऊपरी स्तरों पे क्रॉस करते हैं तो वापस से इसके अंदर जो मोमेंटम है वो ऑन द हायर साइड देखने को मिलेगा। बने रहने की ही सलाह रहेगी। आप स्टॉप लॉस के तौर पे नीचे की तरफ में लेवल जो ध्यान में रखना रहेगा वो रहेगा 255 का लेवल। ये लेवल नीचे की तरफ क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो काउंटर के अंदर जो पॉजिटिव मोमेंटम है
वो हमें ऑन द हायर साइड देखने को मिलेगा। और जहां तक ऑयल इंडिया का सवाल है, ऑयल इंडिया के अंदर भी अगर हम देखें ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर वाइज, तो यहाँ पे वीकली लेवल्स पे काउंटर ने एक ब्रेकडाउन दिया है, जिसमें वापस से हमें एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो कोई भी एक बाउंस मिलता है आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर काउंटर में, जहां पे वापस 430 का लेवल जो है वो रिटेस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। नीचे के स्तरों पे आपको स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करके रखना रहेगा फॉर द करंट पोजीशन, वो 300 का रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स पे आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स दे दिए गए हैं ध्वन जी की तरफ से। तो इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ मितिका जी जुड़ चुकी है। मितिका, गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग। मैंने कोल इंडिया के शेयर्स लिए हैं 240 शेयर्स एट द रेट ऑफ 418, और लेमन ट्री के शेयर्स हैं एट द रेट 153। तो अभी दोनों काउंटर्स में क्या करना चाहिए? कोल इंडिया लाइक 399 जाता है एंड देन अगेन वो फॉल डाउन हो जाता है। तो जस्ट इसका जानना चाह रही हूँ, इसका क्या आगे वो है नजरिया? जी बिल्कुल, लेमन ट्री हमारे साथ सिस्टम में नहीं है तो उस पर नहीं बता पाएंगे, लेकिन कोल इंडिया पे आपको बता देंगे। आप कितने समय तक रोक सकते हैं स्टॉक को? मैंने एक्चुअली 6 मंथ्स के लिए लिया था, अराउंड नवंबर या दिसंबर में लिया था, 6 मंथ्स के व्यू से लिया था। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। तो ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा कोल इंडिया देखिए, 417 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी कुछ 7-8% गिर चुका है। रिसेंटली हमने देखा कि 370 पे जो बहुत देर से रेजिस्टेंस ले रहा था, वहाँ से तोड़ के ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी भी इनकी जो बाइंग प्राइस है वहाँ से काफ़ी दूर है। तो बताइए यहाँ पे क्या किया जाए? थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू है, 6 महीने का नज़रिया लिया था, नवंबर में खरीदारी की थी। बिल्कुल अंश, यहाँ पे डेफिनेटली कोल इंडिया के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल वीकली स्ट्रक्चर पे अगर हम देखें तो वापस से एक बेस फॉर्मेशन है वो बनती हुई देखने को मिल रही है 345 की लेवल्स के पास। और नीचे के स्तरों पे 335 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 324 के पास इसकी 200 वीक्स की एवरेज है, तो सपोर्ट मल्टीपल है ऑन द लोअर साइड, और वहां से स्टॉक के अंदर हमें ये बाउंस देखने को मिल रहा है, तो ये सस्टेन करेगा ऑन द हायर साइड। ओवरऑल यहाँ पे इनका जो शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो उस हिसाब से यहाँ पे काउंटर वापस से 470 से 480 का लेवल जो है वो उसको वापस रिविजिट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बने रहने की ही सलाह रहेगी। नीचे की तरफ आप स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखिएगा। नीचे के स्तरों पे आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है वो 325 की लेवल के पास है। बिल्कुल, तो बने रहने की सलाह। नीचे की तरफ 325 का स्टॉप लॉस, तो इन लेवल्स पर आप नजर रखें। कल से संजय दास ने अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमें भेजा है। ध्वनि पीएनबी में खरीदारी कर रखी है 104 के लेवल पर, और कह रहे हैं कि 3 साल के लिए इसको रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल कविता, यहाँ पे डेफिनेटली इनका नजरिया जो है वो काफी लंबी अवधि का है, और इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर्स पे देख रहे हैं तो पीएनबी के अंदर ज्यादा कोई परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि हमने देखा है कि काउंटर के अंदर जो 2022 के अंदर एक लो फॉर्मेशन बनाई, उसके बाद एक रनअप जो है वो काफी स्ट्रांगली देखने को मिला है, बट ऑन द हायर साइड अभी जो सस्टेनेबिलिटी है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। शॉर्ट टर्म का नजरिया मैं कहूंगी इनको बनाने के लिए नीचे की तरफ में अपना जो स्टॉप लॉस है वो 80 के लेवल्स के पास कायम करके रखें। ऊपरी स्तरों पे आपको जैसे भी कोई बाउंस मिलता है जहां पे काउंटर वापस से 120 125 का लेवल रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिलता है, तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो यहाँ पर एग्जिट लेवल्स भी आपको बता दिए ध्वनि ने। बढ़ते हैं आगे। टाटा पावर पर एक सवाल है हमारी एक दर्शक का, और उनको लेते हैं। और टाटा पावर के इन्होंने 250 शेयर लिए हुए हैं, और 370 के ये हम चाहेंगे, ये आकांक्षा है, आकांक्षा नहीं है, नाम थोड़ा गलत है, इसको ठीक कीजिए। 370 के भाव पे इन्होंने 250 शेयर खरीदे हुए हैं टाटा पावर के। कहना होगा कि इस वोलेटाइल मार्केट में उन्होंने बड़े अच्छे स्तरों पर खरीदारी की हुई है। तो गौरांग सर, टाटा पावर क्या लगता है कि हाल फिलहाल पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह का मोमेंटम हम देख रहे हैं, लगभग 5%, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंसर्न जो थे वो टाटा पावर में के दबाव भरे नजर आ रहे थे, आज भी हम देख रहे हैं कि लगभग 1% ऊपर है। क्या राय बन रही है 370 की खरीद के हिसाब से आपकी? प्रशांत भाई, पहले तो आकांक्षा जी ने जिस क्षेत्र का चयन किया है वो काफी अच्छा क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र, पावर जनरेशन, और हम इस क्षेत्र को लेकर के काफी प्रभावित हुए। जिस प्रकार से
कुछ कंपनियों ने नतीजे लेकर के आए हैं और जो भविष्य लग रहा है सरकार की नीतियों के आधार पर क्षेत्र अच्छा चुना है। उसके साथ साथ और एक सकारात्मक बात है कि जिस कंपनी का इन्होंने चयन किया है वो भी काफी बेहतर है, टाटा पावर। ये पहले तो हमारे देश में ऊर्जा की किल्लत है। सरकार ने नीतियां बनाई हैं, आने वाले 3-5 वर्षों में हमारे देश में जो ऊर्जा पैदा होती है, उत्पादन होता है, उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने परमाणु से ऊर्जा बनाने का भी एक नीति सामने रखी, यानी कि न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो थर्मल के अलावा क्लीन एंड ग्रीन ऊर्जा उत्पादन जो होती है, यानी कि विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, वहां पर भी खास करके सोलर एनर्जी को लेकर के सकारात्मक आसार उभरते हुए नजर आते हैं। 450 के पार के लक्ष्यांक है। लंबी अवधि का नजरिया पहले तो बने रहे, 250 की संख्या ये बता रहे हैं इनके पास है। अगर निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए तो और भी जोड़ सकते हैं, और अगर किसी को नया निवेश भी करना है तो उसी की राय हम देंगे। गौरांग सर का नजरिया टाटा पावर पे 400 के ऊपर तक के लक्ष्य लंबी अवधि के नजरिए के हिसाब से नजर आ सकते हैं। अगर किसी को नई खरीदारी भी करनी है तो इन स्तरों पर की जा सकती है लंबी अवधि के हिसाब से। शुक्रिया करें, इससे पहले औपचारिकता है, गौरांग सर जरा अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। प्रशांत भाई, जो भी राय हमने हमारे चैनल 18 हाउस स्वदेश पर रखी है वहां पर हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। ध्वनि जी अपना डिस्क्लेमर देती जाएं। जी बिल्कुल, जो भी काउंटर्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं उसमें मेरी पर्सनल कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस दी गई होगी। शुक्रिया करेंगे ध्वनि, बहुत बहुत। फिलहाल मुझे, कविता और अंश, हम तीनों को आप इजाजत दे सकते हैं।